इमरान याकूब साहब कुछ सीनियर सहाफ़ी अपने सोशल मीडिया के थ्रू ये पैगाम या ये मैसेज कन्वे करने के हवाले से अपडेट दे रहे थे कि शायद सजा सुना दी जाएगी। यही वजह है कि बानी पीटीआई ने जो पिछले दिनों 24 नवंबर की कॉल दे रखी थी उसको इससे कनेक्ट भी किया जा रहा था। मेरा सवाल यह है कि जब 12 अगस्त को उन्हें जेरे हिरासत लिया गया या जेरे तफ्तीश उन्हें लाया गया तो उस वक्त सिर्फ टॉप सिटी के हवाले से उनके ऊपर एक केस था, लेकिन आज जो चार्जशीट प्रोवाइड की गई है वो एक लंबी चौड़ी है और इसका मतलब ये कि पिछले 4 महीनों में मतलब यानी कि अगस्त से लेकर आज दिसंबर तक अभी तक तफ्तीश ही की जाती रही है या फिर ये पता करने की कोशिश की गई है कि किन किन केसेस में ये मुलव्विस पाए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरा आप देखें, जनरल फैज हमीद जो हैं उनका मामला और उनका केस और उनके तमाम तफ्तीश और तहकीकात आप उसको ज़रा गौर से देखेंगी या समझने की कोशिश करेंगी तो बीइंग अ जर्नलिस्ट आपको इसमें कई परतें खुलती चली जाएंगी, नज़र आएंगी। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जनरल फैज़ हमीद पाकिस्तान के अंदर उस ओहदे पे जो हैं वो रहे हैं कि जिस ओहदे पे किसी के खिलाफ कार्रवाई करना या तहकीकात करना तो दूर की बात, सोचना भी शायद गुनाह समझा जाता था। हाँ जी, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक ऐसा इदारा जो कि मुकद्दस गाय समझा जाता हो और जिस तैनात एक ऐसा आदमी जो कि पाकिस्तान का मजबूत तरीन, देखिए आर्मी चीफ का ओहदा मजबूत तरीन ओहदा समझा जाता है, लेकिन ऑपरेशनली रिजवान रजी साहब, अनवर रजा साहब मेरी इस बात से शायद एग्री करेंगे कि ऑपरेशनली कई जगह पे DGISI का जो ओहदा होता है वो शायद उससे भी ज्यादा पावरफुल होता है। जी। लिहाजा उस ओहदे पे तैनात किसी अफसर के बारे में, किसी बेशक रिटायर्ड आदमी हो उसके बारे में इस तरह की चीजें सामने आना या तहकीकात करना इतना आसान काम नहीं है। इमरान साहब एक बात अगर आप ये देखिए तो अब तक जितने भी फैज साहब के ऊपर इल्जामात हैं वो रिटायरमेंट के बाद की सरगर्मी जी और उसी के बारे में नहीं, लेकिन सर देखें अगर हम माजी में देखें और माजी में बहुत सारे ऐसे लोग गुजरे जो बड़े कंट्रोवर्शियल थे लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी उन पे किसी तरह का ना ये इल्जाम सामने आया ना तहकीकात हुई, लिहाजा वो हाथ डालना एक छोटा काम नहीं था। पहली बात तो ये कि हेड्स ऑफ टू मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं उनके लिए कि मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कदम है। इससे आने वाले लोग जो हैं वो बहुत उनके लिए भी एक होगा लेसन कि भाई ये अगर कार्रवाई जनरल फैज हमीद के खिलाफ हो सकती है तो हमारे लिए भी कल को ये परेशानी हो सकती है। अब ये बात कि उनके खिलाफ केस कोई साबित होता है या नहीं होता या पकड़ा तो टॉप सिटी केस में था। हाँ, मैं आपको उस पर आ गया हूँ। जरा आपने बड़ा अच्छा सवाल ये किया। इशू ये है कि जब तहकीकात होती हैं आपको पता है कि बीइंग क्राइम रिपोर्टर मैं क्योंकि क्राइम रिपोर्टिंग भी करता रहा हूँ तो होता ये है कि पाकिस्तान में अगर कोई मुजरम पकड़ा जाता है तो आपकी 90% से ज्यादा वारदातें इस तरह ट्रेस होती हैं कि पकड़ा उसको मिसाल के तौर पे किसी चोरी में है या किसी शुबे में है, जब तहकीकात होती हैं तो पता चलता है वो मानता है कि उकाड़े वाली वारदात भी मैं की थी भाई फेर वाला भी अपना ही काम सी में कत्ल भी हो गया था, वो भी मेरे से गलती हो गई थी। तो उसके इसी तरह जब तहकीकात की गई तो उसमें बहुत सारी चीजें जो सामने आई हैं तो उसके बाद फिर ये चीजें मजीद फैलती चली जा रही हैं। अब इसको अगर आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करूंगा कि इसको अगर अब सियासी तौर से देखें तो फैज हमीद साहब का किरदार इतना हो सकता है कि उन्होंने प्लानिंग की हो या वो माइंड उसमें हो, लेकिन ऑपरेशनली जिन्होंने किया है देखें ये बात तो फिर उसी तक जाएगी। लिहाजा उनके लिए ज्यादा एक और फिक्रा कि 100 से जायद जो उस वक्त उनके साथ लोग काम कर रहे थे उनको बुला के भी बाकायदा तहकीकात बिल्कुल ऐसे उनसे भी सवाल हो जाएगा। तो उसमें आला अफसरान ठीक। इसकी प्रोसिक्यूशन क्या होगी आगे चलकर, ये इसके ऊपर जरा रोशनी डालेगा कि अब अमल किस तरीके से आगे बढ़ेगा। जरा आप जो बात अभी कर रहे थे ना रजी साहब, इसमें थोड़ा सा मैं इजाफा कर दूं कि देखें हर बंदे की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, वो अपनी शख्सियत के मुताबिक काम करता है। अगर हम जनरल फैज हमीद साहब को देखें तो बिला शुबा
اس ملک کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں بطور DGISI بھی. پہلی بات یہ ہے کہ خدمات کے بغیر اور ٹیلنٹ کے بغیر اس عہدے تک پہنچنا ناممکن ہے, کیونکہ فوج کا ایک اپنا نظام ہے. اس کے بعد پھر آپ اس میں تھوڑی بہت اگر شامل کر بھی لیں کہ جی کوئی فیوریٹزم ہو گیا, کوئی چیز ہو گئی. ایک دفعہ شام کے دورے پہ بھی گئے تھے. ہاں جی میں وہ بہت سارے دوروں پہ گئے تھے, جا کے چائے بھی پی تھی, تصویریں بھی اتروائی تھی, ساری چیز. لیکن اس کے باوجود ان کی جو خدمات ہیں, میں آپ کو کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں, باور یہ کروانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ان تمام خدمات کو پس پشت ڈال کے تو ان کے خلاف یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے, تو اس کی بنیادی وجہ وہی ہے انسٹنکٹ کے باز نہیں آ رہا. میں بات وہ آپ والی ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہوتا ہے نا باز نہ آنا. اچھا اب اس میں جو شروع کی تھی بات کہ ان کی پرسنالٹی کو آپ دیکھیں نا تو وہ بہت ایک سٹریٹ فارورڈ آدمی تھے. عام طور پہ DGISI کے عہدے پہ براجمان جو شخص ہوتا ہے وہ اتنے اوپنلی نہ بات کرتے ہیں, ماضی میں اگر آپ دیکھیں نہ اس پہ کرتے ہیں. مجھے تو یاد ہے کہ جنرل اختر عبدالرحمان صاحب جب DGISI تھے تو کبھی بھی ان کی وفات سے پہلے, ان کی شہادت سے پہلے کسی نے ان کی تصویر کبھی نہیں دیکھی تھی. اور اس وقت PTV کو, کیونکہ ایک ہی ٹی وی ہوتا تھا, اس کو سختی سے یہ تھا کہ جس میٹنگ, کیونکہ ہر میٹنگ میں وہ تو موجود ہوتے تھے ضیاء الحق صاحب کے ساتھ, لیکن ان کی کبھی کسی نے تصویر نہیں دیکھی. I still remember NDO میں ایک موقع پر فیض حمید صاحب کا وہاں پر آنا ہوا الومنائی کے موقع پر, تو ایک وحشت تھی جب وہ وہاں پر آئے, جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا کہ کسی کا چہرہ نہ سامنے آنا اور پس پردہ رہ کر ہی سارے معاملات کو مینج کرنا. تو ہم جتنے بھی صحافی حضرات وہاں پر تھے, میرے سینئرز بھی وہاں پر موجود تھے, سب کو یہ تھا کہ فیض حمید صاحب آئیں, لیٹس سی وہ بات کیا کرتے ہیں.